दादा श्री बालकी बैरागी ने परिवार के हम लोगों को उनके मंत्री पद के प्रभाव का उपयोग करने से किस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक रोके रखा था, ये मैंने आपको शायद कभी इससे पहले वाले किसी वीडियो में बताया होगा, जिक्र आया होगा। उन्होंने कहा था कि मंत्री मैं बना हूँ, तुम में से कोई मंत्री नहीं बने हो, और ये मंत्री पद जितनी अचानक आया है उससे भी ज़्यादा अचानक वापस चला जाएगा, और मेरे मंत्री होने की वजह से तुम्हें, खास करके मुझे, तुम्हारे पास बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत आकर्षक प्रस्ताव आएंगे। लेकिन ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले एक बात याद रखना कि हमने अपनी ज़िंदगी भीख के कटोरे से शुरू की थी, और यदि हम वापस भीख के कटोरा हमारे हाथ में आ जाता है, तब तक हमारा कोई नेट लॉस नहीं होगा, शुद्ध नुकसान नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना, और मैं ये बात कभी भूल नहीं पाया। ऐसा ही एक आकर्षक प्रस्ताव जो मेरे जीवन में अब तक शायद उससे बड़ा कोई प्रस्ताव नहीं आया लालच का, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और केवल दादा की इस सीख की वजह से उस प्रस्ताव पर मैंने कभी विचार करने की कोशिश भी नहीं की, चेष्टा भी नहीं की। थोड़ा मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए महत्वहीन हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, और मैं चाहता हूँ कि आज आप वो सुने। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कृपा कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात मई जून 1980 की है। दादा खाद्य राज्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। मैं उन दिनों रतलाम में ही एक दवा बनाने वाले कारखाने का भागीदार था, और हमारी दवाइयों की बिक्री सरकारी अस्पतालों में करने के लिए वहाँ से सरकारी अस्पतालों से ऑर्डर लेने का जिम्मा मुझे दिया हुआ था। हम 3 भागीदार थे। उनमें से इस तरह से सरकारी दफ्तरों में जाकर, अस्पतालों में जाकर वहाँ से ऑर्डर लाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरे हिस्से में आया था काम ये। तो मैं बड़े लंबी-लंबी यात्राएँ किया करता था। एक बार तो मैंने 44 दिन तक लगातार घर से बाहर की यात्रा की मैंने। और मैं यात्रा शुरू करता था, इंदौर से बैठता था बिलासपुर एक्सप्रेस से, और मनेंद्रगढ़ उतरता, वहाँ से अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, राजनांदगांव से मैं जाता जबलपुर, जबलपुर से मंडला, मंडला से बालाघाट, बालाघाट से सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल होते हुए भोपाल आता, और फिर भोपाल से रतलाम आ जाता। लंबी यात्राएं बराबर चला करती थी। तब दादा श्यामला हिल्स के बंगले में रहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब बिलासपुर पहुंचा, तो बिलासपुर में मुझ जैसे तमाम लोगों का, क्योंकि और भी धंधेबाज लोग इकट्ठे हुआ करते थे अपने अपने सामान बेचने के लिए, तो बिलासपुर में जूनी लाइंस में गायकवाड़ की संतोष लाज हुआ करती थी। मुझे नहीं पता आज है कि नहीं है, पर वो हम लोगों की बड़ी प्रिय लाज थी। हम लोग उसे बिल्कुल अपना घर ही मान लिया करते थे बिलासपुर में, और वहाँ के जो गायकवाड़ मालिक थे वो भी हमारी बड़ी चिंता किया करते थे। मैं उन दिनों, मुझे दादा से, मुझे भी पत्राचार का रोग लगा हुआ है, अब तक लगा हुआ है, तो अपनी चिट्ठियाँ मैं भी साथ में लिए चलता था, और जब भी फुर्सत होती दिन भर के कामकाज से, और जहाँ रात मुकाम होता था वहाँ जाकर अपनी चिट्ठियों के जवाब लिखा करता था। तो मैं बिलासपुर में जूनी लाइंस वाली संतोष लॉज में बैठ के, बिल्कुल उस इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे कहिए कि लॉज में जब आदमी सारे काम निपटा के बैठा होता है तो अपने घर में जैसे होता है उस तरह से ही रहता है। तो मैं भी वहाँ पर केवल अपने अंडरवियर बनियान में बैठा हुआ, टॉवेल लपेटे हुए अपनी चिट्ठियाँ लिख रहा था, तो 2 आदमी अचानक मेरे पास आए। मैं उन दोनों को नहीं जानता था, लेकिन वो दोनों इस तरह से आए जैसे वो मुझे जानते थे, बरसों बरस से जानते थे। उन्होंने दोनों ने बताया कि वो रायगढ़ से आए हैं, और मुझसे वो कुछ मदद चाहते थे, खाद्य मंत्री जी से मदद चाहते थे। शायद वहाँ पर आपके धान का प्रसंस्करण करने का, प्रोसेस करने का एक कोई प्रक्रिया होती है, हलार। हलार का कोई उसका लाइसेंस लेना पड़ता था उस वक़्त। मैं हलार की प्रक्रिया के बारे में, उस धंधे के बारे में, उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो जितना बताया तो उन दोनों सज्जनों ने, उन्हीं से मालूम पड़ा कि हलार के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और उनके लाइसेंस में कोई तकनीकी बाधा थी, जिसे खाद्य राज्य मंत्री चाहते तो वो उनको वो मदद मिल सकती थी, उन्हें लाइसेंस मिल सकता था, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा था। उनके हाथ में उन दोनों वीआईपी के मझोले किस्म के बड़े सूटकेस बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे, तो दोनों में से एक के पास में वो सूटकेस था। उन दोनों ने मुझसे बात करते करते वो सूटकेस टेबल पे रखा, और कहा कि आप हमें दिलवा दीजिए लाइसेंस, हमारे अब काम शुरू हो जाएगा, धंधा शुरू हो जाएगा, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और
इसके लिए हम यथासंभव जितनी हमसे हो सकती उतनी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग नमूना लेके आए हैं। और ये कह के उनमें से एक ने वो सूटकेस खोला। मेरी आंखें फटी रह गई। तब भी, और तब से लेकर अब तक भी, इतने सारे नोट मैंने या तो उस दिन देखे थे या फिल्मों में देखे होंगे। पूरा सूटकेस थपाथप भरा हुआ था। मुझे नहीं पता, मैंने वो देखते ही मेरे पूरे बदन में चींटियां रेंगने लगी और कानों में सीटियां गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी चेतना खो चुका हूँ, सुध-बुध भूल चुका हूँ। मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ा कि ये क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए और ये मुझसे चाहते क्या है, कुछ भी। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया, बिलासपुर में नहीं रहा मैं। मुझे पल भर में मेरी चेतना लौटी और सबसे पहले काम किया मैंने कहा अपन बाहर बैठ के बात करते हैं। उन्होंने सूटकेस बंद किया, मैं उनको बाहर लेके आया, और बाहर इसलिए लेके आया ताकि हम तीनों के बीच में जो भी हो रहा है वो सब बाकी सब और भी देखें जो वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा नहीं हुआ कि बंद कमरे में कुछ लेन-देन हो जाए या कुछ ऐसी समाचार बन जाए कि खाद्य मंत्री जी के भाई ने वहाँ गुपचुप बैठ के कुछ ऐसा काम किया। तो उस भय से बचने के लिए जितना उस वक्त सूझ समझ थी, मैं बाहर, बहुत लंबा चौड़ा बीच में मैदान बना हुआ था संतोष लॉज में, हम लोग वहाँ बैठ के बात करने लगे। और मैंने उनसे जैसे तैसे, वादा तो बिल्कुल नहीं किया, और जैसे तैसे मैंने उनसे क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, आप सीधा मंत्री जी से बात कीजिए और आप बिलासपुर के या रायगढ़ के जो भी आपके स्थानीय सूत्र हों उनसे बात कीजिए, मैं आपके काम का आदमी नहीं हूँ। बात-बात में उन लोगों ने बताया, मुझे अभी भी नहीं पता वो कितना सच बोल रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो कुछ लाख, शायद 6 या 7 लाख रुपए का आंकड़ा उन्होंने बताया था कि हम इतना रुपया लेके आए हैं, और यदि ये कम पड़ता हो उस ज़माने में, आप कल्पना कीजिए सन 80 में, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, और मैं फिसल सकता था। लेकिन शायद दादा के दिए संस्कार या उनकी बातें ही वो कारण बना रहा कि मैं उनकी बातों में नहीं आया और मैं उनको विदा किया। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब मैं रतलाम लौटने के लिए भोपाल उतरा, तो मैं दादा के पास गया। वो शामला हिल्स के बंगले में रहा करते थे। और बात-बात में मैंने दादा से कहा, मैंने कहा, दादा आपने मेरा 7 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। तो उन्होंने पूछा, तू किधर-किधर होके आ रहा है? मैंने सब उनको बताया कि इधर-इधर होके आया हूँ। बोले, प्रस्ताव तेरे सामने कहाँ आया? मैंने कहा, मुझे बिलासपुर में आया। बोले, रायगढ़ के लोग थे क्या? मैंने कहा, जी हाँ, रायगढ़ के लोग थे। दादा ने मुझे एक अलमारी की चाबी दी जो उनके कमरे में रखी हुई थी। बोले, चाबी खोल, इसमें ऊपर वाले खाने में एक फाइल पड़ी हुई है। वो मैंने चाबी ताला खोला, अलमारी खोली, पूरी अलमारी में एक फाइल पड़ी हुई थी, और वो फाइल रायगढ़ के उसी मामले की थी जिसके लिए वो रायगढ़ वाले दोनों सज्जन मेरे पास आए थे। दादा की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो रोज का काम रोज निपटा दिया करते थे, बाकी कुछ नहीं रखा करते थे। इसलिए जब मैं उनको मिला था, शाम को पहुंचा था भोपाल, तब तक वो दिन भर के सारे काम निपटा के, सारे कागज निपटा के बैठे हुए थे, और एक अकेली फाइल वो पड़ी हुई थी। बोले, ये फाइल है, इधर ले आ, ये वही है, और इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी से भी संदेश आ चुका है। लेकिन मैंने उनकी बात की अनदेखी कर दी, अनसुनी कर दी। मुझे मालूम है कि गैरवाजिब है, लेकिन तू कहता है तो मैं इस पर अभी दस्तखत कर देता हूँ, और तू ही फाइल लेके तू चला जाना, जहाँ जाना हो, जिसे देना हो दे देना। लेकिन एक बात याद रखना, आज मैंने इस पर दस्तखत कर दिए तो अपनी कीमत का निर्धारण हो जाएगा कि अपनी कीमत 7 लाख रुपया है। फिर ये भाव बढ़ने वाला नहीं है। आगे जो भी भाव मिलेगा कम ही कम मिलेगा, और ज़िंदगी 7 लाख रुपए नहीं होती है। ज़िंदगी इतनी बड़ी रकम होती है कि उसे गिन पाना किसी के लिए संभव नहीं है, और किसी ने ये ज़िंदगी की कीमत लगाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो तू कहे तभी दस्तखत कर देता हूँ। तो मैंने फाइल बंद की। मैं कहा, दादा मुझे तो नहीं चाहिए, और मैं वहीं उनको बोल के आया था, और मैंने कहा कि आपने जो हमें बहुत पहले कहा वो सब काम में आया, और आप सुन के बड़े अच्छे, आपको खुशी होगी कि आपका कहा आपकी गैर हाजिरी में, आपके बिना कहे मैंने वहाँ पर माना, और उन दोनों को वापस धन्यवाद देते लौटा दिया, और मैंने साफ-साफ कहा कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। दादा बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बिल्कुल बाहों में जकड़ लिया और कहा कि आज मुझे लगा कि मैंने सचमुच में कुछ काम किया है और तुम लोगों को संस्कार दिए हैं। बहुत खुश हुए और फिर रोने लगे बैठे-बैठे वो। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उनके आँसू पोंछता, रोते रहे। लेकिन बड़े खुश हो के, भाव विह्वल होके, विगलित होके उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी और ईश्वर से मेरे लिए खूब सारी शुभकामनाएँ की। उम्मीद है
दादा का ये किस्सा या कि ये मेरा किस्सा सुन के आपको शायद अच्छा लगा होगा और आप आगे भी ऐसी बातें सुनना चाहते रहेंगे। मेरी मदद कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बात को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।